हेलो दोस्तों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से 2024 ट्वेल्थ के एग्जामिनेशन के लिए इंटरमीडिएट 2024 की परीक्षा के लिए कुछ मॉडल सेट जारी किए गए हैं। एकक सेट जारी किए गए झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से, और उस एकक सेट का सॉल्यूशन कॉमर्स पर हजारीबाग के चैनल पे हो रहा है। हमने अकाउंटेंसी जो न्यूमेरिकल पेपर था, बिजनेस मैथमेटिक्स जो न्यूमेरिकल पेपर था, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करा के अपना वीडियो अपने चैनल पे डाल रखा है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो को जाके देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिएगा। उसका नाम है मिशन 2024 क्वेश्चन बैंक। दो प्लेलिस्ट आपको देखना है, एक मिशन 2024 होगा ट्वेल्थ कॉमर्स मिशन 2024, और एक क्वेश्चन बैंक के नाम से होगा। उस प्लेलिस्ट में ढूंढिएगा तो सारे वीडियोज आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। और क्लासेस लाइव चल रहे थे, बट कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम लोग अभी रिकॉर्डेड भेज दे रहे हैं। तो रिकॉर्डेड से क्या होता है, थोड़ा समय बच जाता है। लाइव में बहुत लंबा हो जाता है क्लास, क्योंकि लोगों से भी पूछना पड़ता है, तो हम लोग उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भेज देंगे ताकि आपको आसानी से मिल सके। तो वेट कीजिएगा, हर दिन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरे क्लासेस मिलेंगे। तो चलिए, आप नए अगर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ये सिर्फ एक सेट जारी किया गया जैक की तरफ से, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ एक सेट ही चैनल पे सोल्यूशन होगा। एक सेट से ज़्यादा हम लोग इसमें सॉल्यूशन कराएंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 3 सेट या 4 सेट आपको सॉल्व करा दिया जाए। लगातार एग्जाम होता रहेगा, उस बीच में भी सॉल्यूशन होगा। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम होता है, दूसरा एग्जाम होता है, बीच में अगर 3 दिन का गैप है, जैसे इंग्लिश का एग्जाम है उसके बाद अकाउंटेंसी का, तो 3 दिन का गैप है, तो 3 दिन अकाउंटेंसी का क्लास होगा। आप निश्चिंत रहेंगे, 3 दिन हम लोग पूरा पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर जाएंगे अकाउंटेंसी का, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, रफली आइडिया लग जाएगा। मैराथन क्लास के नाम से उसको हम लोग जानते हैं, तो कंप्लीट मैराथन क्लास एक दिन में हम लोग करेंगे फटाफट करके, तो आसान होता चला जाएगा। तो चलिए हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर देखते हैं जो जो जैक की तरफ से जारी किया गया। ये सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज है। सब्जेक्ट क्या है? बीएसटी सब्जेक्ट का हम लोग आज कर रहे हैं, और बीएसटी सब्जेक्ट का हम लोग एमसीक्यू आज कंप्लीट कर लेंगे कि क्या एमसीक्यू है, फिर हम लोग लॉन्ग में चलेंगे। एक दो क्लास में, एक क्लास में एमसीक्यू, एक क्लास में लॉन्ग, हम लोग दोनों आसानी से कर लेंगे। बोलता है कि अच्छे ब्रांड की विशेषता क्या है, एक अच्छा ब्रांड में क्या होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं एक अच्छे ब्रांड में क्या क्या होनी चाहिए। तो एक अच्छा ब्रांड में शॉर्ट नेम होना चाहिए, बिल्कुल सही है। मेमोरेबल होना चाहिए, बिल्कुल सही है। स्मरणीय, अट्रैक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसका मतलब एक अच्छे ब्रांड में तीनों विशेषताएं होनी चाहिए। एक अच्छे ब्रांड में तीनों विशेषताएं होनी चाहिए, याद रखना इस बात को। दूसरा लिखा है कि वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, दोनों है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों है, आर्ट भी और साइंस भी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? दोनों है, याद रखना इस बात को। फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों है। अब उसके आगे हम लोग देखेंगे तीसरा, प्रशिक्षण की विधियां, मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के कितने मेथड है? तो पहला आप पढ़े थे जॉब रोटेशन ट्रेनिंग होता है। जॉब रोटेशन का मतलब क्या होता है कि कोई एक जगह पे काम कर रहा है, उसको दूसरी जगह पे भेज दीजिए, तो वहां वो ट्रेंड हो जाएगा धीरे धीरे। उसका बाद होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जहां पे काम हो रहा है वहीं पे ट्रेनिंग मिलता है। और तीसरा होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, अब प्रशिक्षुता। तो तीनों का तीनों ट्रेनिंग का मेथड है। ये तीनों का तीनों जो है वो ट्रेनिंग का मेथड है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। चलते हम लोग 4, 5, 6 क्वेश्चन की तरफ। 5 में बोलता है भारार्पण का प्रभावशाली होने के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। बोलता है कि अगर डेलीगेशन है, डेलीगेशन इसको बोलते हैं, डेलीगेशन अगर इफेक्टिव हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या होना जरूरी। तो आप लोग 3 चीज सीखे होंगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीनों गलत है। क्या होना चाहिए? अथॉरिटी होना चाहिए, और अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट होता है। डेलीगेट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी को आप अधिकार दे रहे हैं तो साथ ही साथ उसका उत्तरदायित्व जाता है। तो बोलता है उत्तरदायित्व जाने के लिए उसे क्या देना होगा। तो उत्तरदायित्व उसके पास जाने के लिए उसे अधिकार देना होगा, किसी काम को करने का अधिकार। द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का इसेंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, स्टाफिंग नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं है। मैनेजमेंट का इसेंस क्या है? कोऑर्डिनेशन। समन्वय को प्रबंध का सार कहा जाता है। समन्वय को प्रबंध का सार कहा जाता है, यानी द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन। समन्वय को प्रबंध का सार कहा जाता है। बोलता प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? लक्ष्य निर्धारित करना, अधिकतम उत्पादन करना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और अधिकतम उत्पादन करना उसका उद्देश्य नहीं है, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना, और इनमें से कोई नहीं। तो मैनेजमेंट का सबसे मेन काम है लक्ष्य निर्धारित करना। 6 का क्या होगा? ए। 6 का ए हो जाएगा। लक्ष्य निर्धारित करना मैनेजमेंट का मेन काम है। उत्पादन करना तो नीचे वाले का काम है। उत्पादन करना उत्पादन प्रबंधक का काम है ना।
आगे लिखा है हेनरी फ्यूल के कितने सिद्धांत हैं। हेनरी फ्यूल ने मैनेजमेंट के कितने प्रिंसिपल दिए, तो सब जानते हैं हेनरी फ्यूल का कितना प्रिंसिपल दिया भाई, 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल ने दिया मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के कितने प्रिंसिपल दिए, 14। नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग, नई आर्थिक नीति को एलपीजी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज। नई आर्थिक नीति में तीनों किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तीनों किया गया था, तो ऑल ऑफ दीज। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 नंबर बोलता है नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन है अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज, किसका स्टेटमेंट है, तो नियोजन जो है वो भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया अगर पिंजरा है, ये स्टेटमेंट है एलेन का। किसका स्टेटमेंट है ये, एलेन का स्टेटमेंट है। गलत संगठन संरचना व्यवसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहां तक कि उसे नष्ट कर देती है, यह कथन किसका है। अगर गलत संगठन संरचना बन गया तो वो किसी भी बिजनेस के परफॉर्मेंस को पूरा करने से रोकती है और उसे नष्ट कर देती है, यह कथन है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार, सॉरी ड्रकर का है ये ड्रकर का है, पीटर एफ ड्रकर, ये ड्रकर का दिया हुआ है, ए होगा 10 का क्या होगा, ए हो जाएगा, है ना, ड्रकर का ये कहना है। मानसिक क्रांति मूलधार है, मानसिक क्रांति आप कहाँ पढ़े थे, मेंटल रिवोल्यूशन आप साइंटिफिक मैनेजमेंट में पढ़े थे। मेंटल रिवोल्यूशन कहाँ पढ़े थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट में मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि दिमाग को बदलना होगा, मानसिक क्रांति मतलब है मन से उसको चेंज करना होगा। जैसे आप अभी देखिए देश में मानसिक क्रांति हुआ, क्या क्रांति हुआ कि जब 4G नहीं आया था या डिजिटल पेमेंट नहीं आया था, उससे पहले लोग सोचते थे कि संभव ही नहीं है, डिजिटल पेमेंट संभव नहीं, गांव का आदमी कैसे ऑनलाइन पेमेंट करेगा, कैसे ऑनलाइन पेमेंट लेगा, पॉसिबल ही नहीं है। लोगों के दिमाग में ये बैठा था, हम पुरानी परंपरा में जी रहे थे। लेकिन आज देखिए मानसिक क्रांति हुआ कि नहीं, आज गाँव में भी डिजिटल पेमेंट, या यहाँ तक कि भिखारी भी अब स्कैनर लेके चल रहा है कि भैया भीख देना है, चेंज नहीं बोलता है। हम लोग क्या बोल देते थे, बहाना बनाते थे चेंज नहीं है, बोलता है स्कैनर से मैं मार दो पेमेंट। तो ये डिजिटल क्रांति हुई है, इसी को बोलते हैं हम लोग मेंटल रिवोल्यूशन। लोगों का दिमाग चेंज हो गया, जो सोच नहीं सकते थे वो परिवर्तन आ गया है, उसको बोलते हैं मेंटल रिवोल्यूशन, मानसिक क्रांति। और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट में बताया गया था। देखिए डेलीगेशन किसका किया जाता है, भरार्पण किसका किया जाता है। डेलीगेशन का मतलब है कि आप किसको ट्रांसफर करते हैं, डेलीगेट करने का मतलब हम अपने पावर को अपने जूनियर को ट्रांसफर करते हैं। तो डेलीगेशन जब भी किया जाता है किसका किया जाता है, अथॉरिटी का। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं, ये अपने आप जाता है, ये अपने आप पीछे पीछे भागेगा, इसको देने की जरूरत नहीं है, देना आपको क्या पड़ता है, अथॉरिटी। प्रबंध क्या है, स्वयं काम करने की कला, दूसरों से काम लेने की कला, स्वयं काम करने और दूसरों से काम लेने की कला, और इनमें से कोई नहीं। अगर हम पुराने सोच की देखें तो पुराने सोच में प्रबंध क्या है, दूसरों से काम लेने की कला है। प्रबंध क्या है, दूसरों से काम लेने की कला है, ये ऐसा पुराना कॉन्सेप्ट था। लेकिन अगर हम नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखेंगे, नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखेंगे तो इसका सी हो जाएगा, है ना, नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, सी। अब यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि पुराना कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोल रहा है या नया कॉन्सेप्ट, तो ओल्ड कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया है और न्यू कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया है। कुछ नहीं बोलेगा तो आप क्या मानेंगे, आप न्यू वाला मानेंगे, है ना, कुछ नहीं बोलेगा तो क्या मानेंगे, न्यू। तो इसका मतलब इसका क्या होगा, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है। मानव संसाधन प्रबंध में क्या सम्मिलित है, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और ऑल ऑफ दीज। तो मानव संसाधन प्रबंध में तीनों आता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ, तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से लागू है ना, 1986 में पास हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था, 1986 में। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से लागू है। अच्छा लागू है पूछ रहा है ना, प्रभावी है, गलत हम कर दिए। पास हुआ था 1986 में, लागू है 1987 से, ठीक है, पास हुआ था 1986 में, लागू है 1987 से, याद रखिएगा। तो इसका क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। आगे लिखा है कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है। कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, क्या क्या शामिल है कर्मचारी के विकास में, कैसे आप कर्मचारी को डेवलप करेंगे, किस तरह से। तो प्रमोशन से डेवलप होता है, ठीक है, प्रमोशन कर दिया मतलब पद ऊपर कर दिए तो विकास हो गया, ट्रांसफर कर दिए तो प्रशिक्षण कर दिए तो ऑल ऑफ दीज होगा। कर्मचारी का विकास ये तीनों से होगा, कर्मचारी का विकास ये तीनों से होगा। आगे लिखा है एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट आर, गलत लिखा है, इंग्लिश में गलत लिख दिया,
यहाँ लिखा है हिंदी में निर्देशन के तत्व, निर्देशन, और यहाँ पे लिख दिया मैनेजमेंट, जबकि होना चाहिए डायरेक्शन। ये ठीक थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है। बोलता है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन इज, डायरेक्शन के अंदर 4 एलिमेंट पढ़ना था, ठीक है। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, है ना। 4 एलिमेंट होते हैं डायरेक्शन के, याद रखिएगा। तो यहाँ हिंदी में लिखा है निर्देशन, इंग्लिश में लिख दिया मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट के एलिमेंट्स ये नहीं होते, ये डायरेक्शन के एलिमेंट होते हैं। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, और चौथा एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन। चौथा एलिमेंट क्या होता है? कम्युनिकेशन। भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है? मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? तो मनी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी मार्केट को कंट्रोल करता है। मनी मार्केट कौन है? जो 1 साल से कम समय के लिए सिक्योरिटी खरीदता और बेचता है। 1 साल से कम समय के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो आप कौन सा मार्केट से उठाएंगे? मनी मार्केट से, जिसको कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। और अगर 1 साल से ज्यादा के लिए अगर पूंजी आपको उठाना है तो आपको कैपिटल मार्केट जाना पड़ेगा। कैपिटल मार्केट में आपको 1 साल से ज्यादा समय का पूंजी मिल जाएगा। अब बोला है कि ग्राफियन कम्युनिकेशन इज, अंगूरी बेल संदेशवाहन क्या होता है? अंगूरी बेल जो है संदेशवाहन क्या होता है? औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है, क्या होता है? अंगूरी बेल अगर संदेशवाहन की बात करें तो किस तरह का कम्युनिकेशन है? अंगूर के लक्ष्य की तरह है। अंगूर का लक्ष्य अगर दिया हुआ उस तरह का कम्युनिकेशन को कौन सा कम्युनिकेशन बोलते हैं? तो अनौपचारिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। कौन सा कम्युनिकेशन बोलते हैं? अनौपचारिक। एक अच्छी योजना होती है एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग, फ्लेक्सिबल या रिजिड? एक अच्छी योजना होनी चाहिए फ्लेक्सिबल। ये तो सब बीमारी है जी। खर्चीला तो योजना नहीं होना चाहिए, समय लेने वाला नहीं होता, रिजिड नहीं होना चाहिए। ये डिमेरिट है प्लानिंग का। प्लानिंग का तीनों डिमेरिट लिखा हुआ है। एक्सपेंसिव एक डिमेरिट है, टाइम कंज्यूमिंग डिमेरिट है, रिजिड डिमेरिट है। तो प्लानिंग क्या होना चाहिए? अच्छा प्लान ये होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब है कि हमको जब आवश्यकता पड़े हम उसमें थोड़ा मोड़ा चेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। थोड़ा मोड़ा अगर हम परिवर्तन करना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसी हमारी योजना होनी चाहिए। बोलता है प्रभावी संदेशवाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। किस तरह का भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए एक अच्छे संदेशवाहन के लिए? तो एक अच्छे संदेशवाहन के लिए स्पष्ट भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, पूछ रहा है। तो स्पष्ट भाषा का तो उपयोग होना चाहिए, प्रभावी भाषा का उपयोग होना चाहिए, शालीन भाषा का उपयोग होना चाहिए, लेकिन कौन सा? अस्पष्ट भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। नहीं, कुछ ऐसा बोल दिए जिसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो ऐसी भाषा का उपयोग संदेशवाहन में नहीं होना चाहिए, याद रखना। एक व्यावसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। एक बिजनेस अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें कंट्रोलिंग की आवश्यकता पड़ती है, नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। बोलता है व्यवसाय की स्थापना करते समय, व्यवसाय के संचालन में, व्यवसाय के अंत में निरंतर कंट्रोलिंग हमेशा होने वाला चीज है, कंटिन्यूअस आपको चाहिए, है ना। वित्तीय प्रबंधन के मुख्य कार्य हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सारा काम होता है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सारा काम हो। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है, सबसे सस्ता अगर लाया जाए तो कहाँ से लाएंगे? सबसे सस्ता स्रोत वित्त का कौन है? यानी पैसा सबसे सस्ते तरीके से कहाँ से ला सकते हैं? डिवेंचर से ला सकते हैं, इक्विटी शेयर से ला सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर से ला सकते हैं, और रिटेन अर्निंग से ला सकते हैं। तो सबसे अच्छा स्रोत अगर देखा जाए, सबसे सस्ता स्रोत, तो वो है रिटेन अर्निंग। अगर ये नहीं दिया होता तो डिबेंचर हो जाता। रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी, जैसे कंपनी का अपना पैसा, ये अपना पैसा है, कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसमें कुछ हिस्सा बचा के रख लेती है, और जो बचा के रख लेती है ना उसी को बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन मतलब रोक लेना, और अर्निंग मतलब इनकम। अब कोई कंपनी कमा रही है, उसका 30% रोक रोक के रख रही है, किनारे कर दे रही है, 70% शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में बांट दे रही है। तो जो 30% बचा के रख रही है वही उसका पूंजी होगा, वही उसका क्या होगा? पूंजी होगा। उसके बाद है सेबी की स्थापना कब हुई? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो सेबी की स्थापना 1992 में हुई है। सेबी की स्थापना कब हुई है? 1992 में। अच्छा, ये 1992 में स्थापना करने के पीछे कारण था हर्षद मेहता, याद रखिएगा। हर्षद मेहता का कहानी सुने होंगे। हर्षद मेहता जो गेम किया था, स्कैम किया था, उसके कारण सरकार को एक नई संस्था बनाने पड़ी जो सिक्योरिटी मार्केट को, शेयर मार्केट को मॉनिटर कर सके, ताकि ऐसा काम दोबारा ना हो। इसलिए सिक्योरिटी मार्केट को मॉनिटर करने के लिए 1992 में एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था सेबी। बोलता है न्यू इश्यू शेयर डील इन, नया अगर शेयर बेचना है तो कौन सा मार्केट में बेचेंगे? तो नए शेयर मार्केट को हम लोग कौन सा मार्केट बोलते हैं? तो सेकेंडरी मार्केट में पुराना शेयर बिकता है, सेकेंडरी मार्केट में पुराना शेयर बिकता है।
इनमें से कोई नहीं हो ही नहीं सकता, दोनों हो ही नहीं सकता। प्राइमरी मार्केट को हम लोग नई न्यू इशू मार्केट बोलते हैं या नया मार्केट बोलते हैं। प्राइमरी मार्केट का परिभाषा पूछ दे 2 नंबर में तो बता सकते हैं कि प्राइमरी मार्केट यानी प्राथमिक बाजार ऐसा बाजार है जहां पे नए सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है। प्राथमिक बाजार ऐसा बाजार है जहां पे नए सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है। याद रखना इस चीज को कि प्राइमरी मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पे न्यू सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है। बोलता है सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र किसका है, यानी सबसे ज्यादा फैला हुआ क्षेत्र किसका है। कौन है जो सबसे व्यापक है, जिसका क्षेत्र सबसे व्यापक है, बताइए। ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग और ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का क्षेत्र सीमित होगा क्योंकि सारे प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क नहीं हो सकता। लेबल का ठीक नहीं, पैकेजिंग का क्षेत्र व्यापक होगा क्योंकि ये क्या करता है जानते हैं, पैकेजिंग अगर सही से है तो ये खाली सामान रखा हुआ है ना तो भी प्रचार करा देगा। सामान अगर रखा हुआ है तो भी दूर से लोग देख लेते हैं अच्छा उसका प्रोडक्ट है। तो पैकेजिंग अगर जबरदस्त रहेगा तो इसका एरिया सबसे ज्यादा फेमस होता है। उपभोक्ता के मामलों को निपटाने के लिए कितनी संस्थाएं बनाई गई, तो ये तो सब लोग जानते हैं। उपभोक्ता के मामलों को निपटाने के लिए 3 संस्थाएं बनाई गई है, जिला मंच, डिस्ट्रिक्ट फोरम, हालांकि अब इसको भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलने लगे, ठीक है। जिला मंच, ठीक है, राज्य और राष्ट्रीय, 3 में से सभी तीनों संस्था बनाई गई। जिला स्तर के उपभोक्ता की समस्याओं का समाधान करने के लिए जिला मंच है, राज्य स्तरीय उपभोक्ताओं का समस्या का समाधान करने के लिए राज्य आयोग है, और राष्ट्र स्तरीय उपभोक्ता की समस्याओं का समाधान करने के लिए उपभोक्ता नेशनल कमीशन है। नियंत्रण संबंधित है किससे, कंट्रोल इज रिलेटेड टू रिजल्ट से, फंक्शन से, एफर्ट से, और इनमें से कोई नहीं। बताइए कंट्रोलिंग किसका करेंगे, रिजल्ट का करेंगे, फंक्शन का करेंगे, एफर्ट्स का करेंगे। एफर्ट्स को तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी के एफर्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कंट्रोलिंग किससे रिलेटेड है, कंट्रोलिंग किससे रिलेटेड है, तो पहला होगा इसका, कंट्रोलिंग जब भी रिलेटेड होगा तो किससे होगा, रिजल्ट से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा, रिजल्ट से रिलेटेड होगा। रिजल्ट किस लिए, क्योंकि जब आपका परिणाम आएगा तभी ना कंट्रोलिंग होगा। अगर आप पापा को बोल रखे कि हम 90% लाने वाले हैं और आप मेहनत कर रहे हैं तो पापा तब तक कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे रिजल्ट आया और आप बोले हैं 90% ला दिए 50%, तब कंट्रोलिंग शुरू होगा। तो क्यों ऐसा किया जी, क्यों पैसा बर्बाद किया, डांट डपट मारपीट सब शुरू होगा। तो कंट्रोलिंग तब शुरू होता है जब आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट अगर खराब आ गया तो कंट्रोलिंग स्टार्ट। और लास्ट क्वेश्चन है, नेता में होती है, एक नेता में क्या होना चाहिए, बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, आत्मविश्वास और सभी। तो एक नेता में सारे गुण होने चाहिए। एक नेता में क्या गुण होने चाहिए, सारे गुण होने चाहिए। एक नेता दूरदर्शी भी होना चाहिए, बुद्धिमान भी होना चाहिए, आत्मविश्वास भी होना चाहिए और सभी होना चाहिए। तो एक नेता का गुण क्या होता है, सारा का सारा गुण होता है। ये हम लोग एमसीक्यू देख लिए। एक लाइनर क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। बोलता है संगठन को परिभाषित कीजिए। तो इसका डेफिनेशन तो सबको बता दिया गया है, संगठन क्या है, सबके पास इसका परिभाषा दिया हुआ है। फिर भी समझा देते हैं ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, सबके पास है, इसको आराम से लिखा जा सकता है। ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि संगठन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह। अगर लोगों का समूह किसी एक उद्देश्य के लिए बना हुआ है, अगर लोगों का समूह किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बना हुआ है तो वो ग्रुप ही संगठन कहलाता है। फिर बता रहे, अगर लोगों का समूह है किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बना हुआ है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संगठन बोलते हैं। दूसरा लिखा है वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता का नाम बताइए। FW टेलर, सब लोग जानते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है, FW टेलर। तो FW टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता है। सिंगल लाइनर है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट किसे कहते हैं, तो ऐसा बाजार जहां पे शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। ऐसा मार्केट, ऐसा बाजार जहां पे शेयर को खरीदा और बेचा जाता है उसको शेयर मार्केट बोलते हैं। यानी एक लाइन भी लिख सकते हैं, ऐसा बाजार जहां पे प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है उस मार्केट को कौन सा मार्केट बोलते हैं, शेयर मार्केट बोलते हैं। कंपनी के लिए सबसे महंगा पूंजी कौन है, कंपनी के लिए सबसे महंगा पूंजी है इक्विटी शेयर। कंपनी के लिए सबसे महंगा पूंजी अगर बोला जाए तो कौन है, तो सबसे महंगा पूंजी है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर से पैसा लाना उसके लिए थोड़ा महंगा पड़ता है। सबसे महंगा पूंजी है इक्विटी शेयर, याद रखना इस चीज को। आगे लिखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, तो मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू मैनेजरियल एक्टिविटीज। बोलता है प्रबंध, प्रबंधकीय क्रियाओं से संबंधित निर्णय लेने की कला है। प्रबंध, प्रबंधकीय कार्यों से संबंधित निर्णय लेने की कला है। अन्य इसका परिभाषा भी आपको बुक में मिल जाएगा, वहां से भी लिख सकते हैं। बोलता है व्हाट इज मीन्ट बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है, उपभोक्ता कौन है, तो कंज्यूमर वह व्यक्ति है जो पैसा देता है और गुड्स और सर्विसेज लेता है। ऐसा व्यक्ति को कंज्यूमर कहा जाएगा जो पैसा देता है और गुड्स और सर्विसेज लेता है। अगर आप हमारे पास पैसा दिए
और मेरे से आप पढ़ रहे हैं तो आप मेरे कंज्यूमर हैं, लेकिन आप हमको पैसा नहीं दिए, फ्री में सर्विस लिए और आप पढ़ रहे हैं तो आप मेरे कंज्यूमर नहीं हैं। तो कंज्यूमर वह व्यक्ति है जो गुड्स और सर्विसेज खरीदता है, पैसा दे के खरीदता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? कंज्यूमर कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। किस प्रकार का संचार अक्सर अफवाहें फैलाता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आप लोग सुने होंगे अनौपचारिक संचार जो है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो अफवाह फैलाता है, जो हम लोग व्हाट्सएप और ये सब बाकी चीजों में देखते हैं। इसको बोलते हैं अनौपचारिक संदेशवाहन से अफवाह फैलता है। लिख लीजिएगा, अनौपचारिक संदेशवाहन से क्या होता है? अफवाह फैलता है। सुन के भी लिखा जा सकता है। प्लानिंग क्या है? बोलता है प्लानिंग के अंदर हम डिसाइड करते हैं, डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लान जो है किसी काम को करने से पहले सोचने की क्रिया है। प्लानिंग, नियोजन किसी काम को करने से पहले सोचने की क्रिया है। यानी डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ये सब जो सवाल है उसका जवाब ढूंढना ही क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। तो ये हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन।